सभी को नमस्कार। तीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन मेरे सामने हैं। तीनों के विषय बहुत भिन्न हैं, पर भारतीय विद्या के कुछ अछूते आयाम इनमें उद्घाटित हुए हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो निश्चित रूप से अवधेय हैं। पहली पुस्तक है गंगाधर शास्त्री। भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है। 2021 में यह प्रकाशित हुई है। इसके लेखक डॉक्टर रमाकांत पांडे हैं। डॉक्टर रमाकांत पांडे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य के आचार्य हैं और वर्तमान में इसके एक परिसर के निदेशक हैं। उन्होंने दुर्लभ पांडुलिपियों का संपादन और प्रकाशन किया है और अनेक संस्कृत ग्रंथों पर, प्राचीन ग्रंथों पर संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं। गंगाधर शास्त्री के ही अलिविलासी संलाप पर उनकी विशद संस्कृत टीका प्रकाशित है। नलोदय महाकाव्य पर तथा महामहोपाध्याय गोकुलनाथ के शिव शतक पर भी उनकी टीकाएं सुविदित हैं। वे मल्लिनाथ की परंपरा के आधुनिक टीकाकार हैं। गंगाधर शास्त्री 20वीं शताब्दी की एक महनीय विभूति हैं। काशी की पांडित्य परंपरा के उज्जवल नक्षत्र हैं। उनकी गुरु परंपरा, उनका जीवन, परिवार, शिष्य परंपरा, उनकी कृतियों तथा उनके संपूर्ण अवदान का परिचय देते हुए डॉक्टर रमाकांत पांडे ने इसमें अलिविलासी संलाप काव्य की विशेषताओं को उजागर किया है और यह काव्य संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से, महाकाव्यों में से एक माना जाता है। यद्यपि गंगाधर शास्त्री ने स्वयं इसको खंडकाव्य कहा है, पर यह अपने आप में एक महाकाव्य है और अभूतपूर्व विलक्षण यह महाकाव्य है और श्रीहर्ष की कविता से किसी भी तरह से न्यून नहीं प्रतीत होती। गंगाधर शास्त्री की कविता, चाहे यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का विन्यास हो, दार्शनिक अवधारणाओं का संपूर्ण काव्य की कल्पना के साथ समायोजन हो, समन्वय हो, और किस प्रकार से दर्शन की गंगा में काव्य की भागीरथी प्रवाहित हो रही है, यह देखना हो तो गंगाधर शास्त्री की कविता है। गंगाधर शास्त्री की अन्य रचनाओं का भी परिचय डॉक्टर पांडे ने इस पुस्तक में दिया है और उनकी शिष्य परंपरा का जो विवरण दिया है उसमें धर्मानंद कौसंबी का उल्लेख छूट गया है। धर्मानंद कौसंबी ने भी गंगाधर शास्त्री से अध्ययन किया, कुछ समय तक ही किया, लेकिन वे तो बहुत श्रद्धा से स्मरण करते हैं। और धर्मानंद कौसंबी स्वयं 20वीं शताब्दी की एक महनीय विभूति हैं। उनको गंगाधर शास्त्री का भी स्नेह प्राप्त हुआ और उनके पुत्र ढूंढीराज शास्त्री का भी स्नेह प्राप्त हुआ। दोनों के सानिध्य में वो रहे, दोनों की अनुकंपा भी उन पर थी। दोनों चाहते थे कि वे काशी में ही रहें और अध्ययन करें, पर धर्मानंद कौसंबी को तो बौद्ध धर्म और दर्शन के अध्ययन की ललक थी और उन्होंने अनुमति प्राप्त की। गंगाधर शास्त्री का औदार्य इसमें है कि गंगाधर शास्त्री तथा ढूंढीराज शास्त्री ने कहा कि यदि बौद्ध धर्म और दर्शन का ही अध्ययन करने की ऐसी तीव्र लालसा तुम्हें है तो फिर ठीक है, जाओ। पंडित बलदेव उपाध्याय काशी की पांडित्य परंपरा में धर्मानंद कौसंबी का स्मरण नहीं करते, क्यों करेंगे, पर हमें स्मरण उनका भी करना चाहिए। दूसरी पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन और साहित्य इस शीर्षक से है। इसका संपादन श्याम बाबू शर्मा ने किया है। अनुज्ञा बुक्स दिल्ली से यह प्रकाशित है। प्रकाशन वर्ष इसमें 2023 छपा है। यद्यपि इसी साल
2-3 महीने पहले मुझे प्राप्त हुई थी। और इस पुस्तक की विशेषता यह है कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी भारतीय भाषाओं का स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान रहा है। विशेष रूप से संस्कृत पर तो मेरा लेख संकलित है ही, उड़िया भाषा और लोक भाषाएं, इनमें क्या स्वाधीनता संग्राम को लेकर लिखा गया कितना साहित्य है, इस पर उपादेय लेख हैं, पठनीय लेख हैं और विशेषज्ञों के द्वारा लिखवाए गए हैं। स्वाधीनता के महायज्ञ में उड़िया साहित्य शैलेंद्र कुमार का लेख है। संथाली लोक साहित्य में स्वाधीनता का राग महेंद्र बेसरा का लेख है। स्वाधीनता संग्राम तथा कन्नड़ साहित्य, इस पर धर्मेंद्र कुरकुरी का लेख है। स्वाधीनता संघर्ष और मलयालम साहित्य, इस पर प्रोफेसर जयकृष्णन का लेख है। तेलुगु साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन R.S. सरराजू का लेख है। और तमिल साहित्य और साहित्यकार स्वाधीनता संग्राम में, इस पर P. राजरत्नम का लेख है। आजादी के जब्त तरानों पर लेख है हरिराम पाठक का। और प्रवासी साहित्य में आजादी का संकल्प, यह भी माणिक विश्वकर्मा का लेख है। सिनेमा पर भी प्रोफेसर भूपनाथ का लेख है, जो आजादी की लड़ाई में भारतीय सिनेमा का योगदान है। और हिंदी नाटकों के योगदान पर, आजादी की लड़ाई में हिंदी नाटकों के योगदान पर सतीश पावड़े का लेख है। कथा साहित्य पर, हिंदी काव्य पर लेख इसमें है। और हिंदी निबंधों पर भी एक लेख है। कुल मिलाकर के भारतीय साहित्य की स्वाधीनता संग्राम की दृष्टि से एक जो पड़ताल है, बहुत उपादेय यह पड़ताल है। और एक स्वागत योग्य प्रयास संपादक ने किया है। और भी सामग्री बहुत कुछ आ सकती थी। जब्तशुदा नाटकों पर बहुत अच्छा काम किया है। जब्त किए हुए नाटकों पर, और वह प्रकाशित है। अन्य भी इस प्रकार का अपार साहित्य विशेष है। और यह 19वीं शताब्दी के अनेक प्रसंग स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए, जो स्मृति से विलोपित हो गए हैं, उनको फिर से स्मृतियों में संजोया जाना चाहिए। उस दिशा में यह एक अच्छा उपक्रम कहा जा सकता है। तीसरी पुस्तक श्री राम कॉस्मोलॉजिकल टाइम लाइन, शास्त्र एवं विज्ञान के समन्वय से, इतना महत्वाकांक्षी बड़ा इसका शीर्षक है, उतनी ही पठनीय रोचक भी पुस्तक यह है। कॉस्मो रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद से छपी है इसी साल। 450 रुपया इसकी कीमत है। इनर कवर पर परामर्शक मंडल में प्रोफेसर कमलेश चौकसी और डॉक्टर मयूरी भाटिया के नाम है। वो गुजरात विश्वविद्यालय की सील उसके नीचे लगी है। ये क्यों लगाई गई है यह पता नहीं चलता, क्योंकि प्रकाशक तो कोई अन्य ही है। इसके लेखक मौलिक भट्ट हैं, जो अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर हैं और भारतीय ज्योतिष के वे अच्छे अध्येता हैं। फलित और गणित दोनों ज्योतिष के विधाओं में उनका अच्छा अधिकार है। वर्षों तक उन्होंने परिश्रम किया है ज्योतिष में, और रामायण का अध्ययन में पिछले 13 वर्षों से अभिनिवेश पूर्वक कर रहे हैं। रामायण का जो समीक्षित पाठ संस्करण बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है, वाल्मीकि रामायण का, उसका वे अध्ययन करते आ रहे हैं। और अपने ज्योतिष के ज्ञान का भरपूर उपयोग उन्होंने रामायण की घटनाओं का के काल निर्धारण के लिए किया है। तो श्री राम की जन्म कुंडली एक तरह से उन्होंने प्रस्तुत की है। यह शीर्षक उन्होंने इस प्रकार का जो रखा है, उसकी अपेक्षा कुछ सरल शीर्षक ही रख सकते थे। श्री राम की काल गणना या रामायण की काल गणना, जिससे स्पष्ट हो सके पुस्तक का जो मंतव्य है। और मौलिक भट्ट जी का कहना है कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार काल गणनाएं हमारे पंचांगों में की जानी चाहिए, जो कि प्राय नहीं की जाती हैं। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं और जो गणनाएं की जाती हैं, उनमें पूरी तरह से एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, पूरी तरह से वे सटीक नहीं बैठ पा रही हैं। और उन्होंने स्वयं इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। और नासा ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है काल गणना के लिए, उसका उन्होंने उपयोग किया है। अन्य कुछ अध्येताओं ने भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है और रामायण की ही काल गणना के लिए उपयोग किया है।
उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। और इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उन सभी का विवरण देते हुए आगे काम किया जाना चाहिए। लेकिन यह निश्चित रूप से एक बड़ा प्रवर्तक कार्य है। और पहली बार हम देखते हैं कि रामायण की काल गणना, रामायण की विविध घटनाओं की तिथि का निर्णय अ, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों तिथियों के उल्लेख जो रामायण में हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं तथा तिथियों के उल्लेखों के आधार पर करने का प्रयास गंभीरता पूर्वक किया गया है। और समीक्षित पाठ को मौलिक भट्ट ने उद्धृत किया है। राम के जीवन की एक एक घटना की तिथि उन्होंने परिगणित करने का प्रयास किया है। यह निश्चित रूप से परीक्षणीय पुस्तक है और इसके जो विशेषज्ञ हैं ज्योतिष शास्त्र के, उनको परीक्षण करना चाहिए कि जो रामायण से मौलिक, रामायण के श्लोकों का उदाहरण देते हुए उनमें जो वर्णित घटनाएं हैं उनकी तिथि का जो आकलन या परिगणन मौलिक भट्ट करते हैं वह किस सीमा तक पूरी तरह से सही है। मैं केवल इतना ही विवरण दे सकता हूं कि उन्होंने किस किस घटना की क्या क्या तिथियां इसमें कैलकुलेट की हैं। राम का जन्म मौलिक भट्ट जी के अनुसार चैत्र शुक्ल नवमी 22 फरवरी 7119 ईस्वी पूर्व की तिथि को हुआ। इस दृष्टि से आज से 9000 से अधिक वर्ष पूर्व, 9200 वर्ष, 250 वर्ष पूर्व आज से राम 22 फरवरी 7119 ईस्वी पूर्व में जन्मे। उपनयन जन्म के 10वें वर्ष में 7110 ईस्वी पूर्व में उनका हुआ। जन्म के 24वें वर्ष में फरवरी 7094 ईस्वी पूर्व में विश्वामित्र के साथ उनका जाना हुआ। यद्यपि दशरथ तो वहां कहते हैं कि ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरा राम राजीव लोचन तो 16 वर्ष से भी कम उम्र का है। लेकिन मौलिक भट्ट 24 वर्ष की आयु में इस घटना को निरूपित करते हैं। तो बहुत सारे पाठ विचारणीय हैं और समीक्षित पाठ के आलोक में उन्होंने ये सब कैलकुलेशंस किए हैं, उस पर भी पुनः दृष्टिपात करने की अपेक्षा हो सकती है। राम के विवाह की तिथि 20 मार्च 7094 ईस्वी पूर्व, वनवास गमन की तिथि 5 फरवरी 7093 ईस्वी पूर्व के दिन, और 10 वर्षों तक 7093 ईस्वी पूर्व से लगा करके 7083 ईस्वी पूर्व तक राम फिर वन में रहे। और उसके बाद अगस्त्य के आश्रम से पंचवटी दंडकारण्य की ओर वे प्रस्थान करते हैं। पंचवटी में फिर 3 साल और रहते हुए 13 वर्ष वनवास के उनके पूरे हुए। जनवरी 7080 ईस्वी पूर्व में रावण ने सीता का हरण किया। 17 मई 7080 ईस्वी पूर्व के दिन राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। 3 दिसंबर 7080 ईस्वी पूर्व के दिन सागर के किनारे राम पहुंचे। 10 दिसंबर 7080 ईस्वी पूर्व के दिन वे सागर के उस पार लंका के सामने पहुंच चुके थे। युद्ध का आरंभ हुआ रावण के साथ 24 दिसंबर 7080 ईस्वी पूर्व के दिन। 2 जनवरी 7079 ईस्वी पूर्व के दिन रावण का वध राम ने किया और अयोध्या में उनके आगमन की तिथि 28 फरवरी, लगभग 2 महीना उनको लगा रावण वध के पश्चात अयोध्या में वापस पहुंचने में। और रावण वध के 2 जनवरी के दिन के पश्चात 28 फरवरी 7079 की तिथि को वे पहुंचे। शेष घटनाएं जो राम के जीवन की हैं, उत्तर चरित की हैं, उनके कैलकुलेशंस, उनकी गणना मौलिक भट्ट जी ने नहीं की है। वहाँ तिथियां भी मेरे समझ से उतनी स्पष्ट नहीं है। और उत्तरकांड के जो अंश है उन पर तो विवाद है कि कितना उसमें वास्तव में वाल्मीकि का लिखा हुआ है और कितना प्रक्षिप्त है। सीता का निर्वासन और राम किस प्रकार से सरयू में विसर्जित करते हैं अपने देह को, और सारे अयोध्या के वासी भी सरयू में ही समा जाते हैं और फिर सब स्वर्ग में ही पहुंच जाते हैं राम के साथ। कितनी सुंदर सुंदर परिकल्पनाएं हमारे प्रक्षिप्त अंशों के जोड़ने वाले लेखकों ने की हैं रामायण की परिगणना में या रामायण के पाठ में। यहाँ तक कि तिथियां जो
अयोध्या में पुनरागमन तक की तिथियां जन्म से लगा करके मौलिक भट्ट ने राम के जीवन की परिगणित की हैं। वो निश्चित रूप से पूरा इतिहास जीवनी राम की उसमें आ गई है। राम के राज्याभिषेक तक की घटनाएं जन्म से लगा करके, और यह यदि प्रामाणिक शोध माना जाता है तो यह विश्व को एक बड़ी देन होगी कि हम रामायण का पूरा इतिहास विश्व के सामने रख सकते हैं। इन शब्दों के साथ इन तीनों प्रकाशनों के लेखकों को मैं साधुवाद देता हूँ उनके सत प्रयास के लिए। तीनों ने ही अच्छा प्रयास किया है। तीनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, और ये पुस्तकें हमें उन्होंने उपलब्ध कराई। तीनों ही पठनीय हैं। नया काम हमारे युवा अध्येता कर रहे हैं। यह एक स्वागत की, प्रसन्नता की बात है। धन्यवाद।